आपको एक इंट्रोडक्शन जो था वो दिया था इसके मुतालिक, तो बिल्कुल हम वहीं से थोड़ा सा रिव्यू लेकर अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा कोर्स है जी बिजनेस रिसर्च मेथड्स का। बिजनेस रिसर्च मेथड्स थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है, क्योंकि बाकी कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर आप बहुत सारी फेमिलियर टर्म्स पढ़ते हैं, बहुत सारी जानी पहचानी टर्म्स पढ़ती हैं। यानी एक सब्जेक्ट में एक टर्म पढ़ी तो वो उससे मिलती जुलती टर्म दूसरे सब्जेक्ट में भी है, किसी और सब्जेक्ट में भी है। लेकिन ये जो रिसर्च का सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी न्यू. Actually, this is the research, the business research is the subject that gives you the new dimension of solving problems as a manager. Means as a manager, what are the things that you should adopt to solve your problems? You solve your issues. Uh, First of all, here we want to differentiate between the daily routine operational issues and the problems. Keep in mind, कुछ issues हमारे ऐसे होते हैं डेली के ऑपरेशनल इश्यूज जिनको हम कहते हैं, कि जैसे अगर एक आपका एम्प्लॉय जो है वो नहीं आया, तो आपको पता है कि इसकी जगह किसको काम करना है, मतलब चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। अगर लाइट फेलियर हो गया तो आपको पता है कि जनरेटर ऑन कर देना है। अगर आपको पता है कि हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स है तो आप उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई मशीन ख़राब हो गई है तो आपको पता है कि फ़ौरी तौर पे क्या प्रोसीजर है, किस किस मैकेनिक को कॉल करनी है। अगर आपके पास अपने टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं तो वो ठीक कर लेते हैं। अगर आपकी कोई प्रोडक्शन यूनिट है, उस प्रोडक्शन यूनिट में कहीं पर कोई ब्रेक आ गया तो आपको पता है कि फ़ौरी तौर पे कैसे काम को रीस्टार्ट करना है। तो ये ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, डेली के इश्यूज़ हैं जो आपको पता है हाउ टू मैनेज। शायद ये इश्यूज जब पैदा होने शुरू हुए थे तो उस वक्त आपने इसके मुतालिक रिसर्च की हो, जाना हो कि व्हाट आर दी वेज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ इश्यूज। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतने रूटीन के इश्यूज बन गए कि अब आपको इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इनको एज इट ही बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बिना सोचे समझे ही आप इसका सोल्यूशन अवेलेबल होता है। आप उसको सिर्फ जो है वो उस स्टार्ट करते हैं उस सोल्यूशन को, और आपका वो काम जो है वो हो जाता है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा ऑपरेशनल इशू से बढ़ के, यानी अगर वही मशीन जो आज खराब हुई है पता लगे कि वो रोज ही खराब होना शुरू हो गई है, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड, कि आपको यू नीड टू थिंक एज अ मैनेजर, यू नीड टू थिंक कि भाई ये कैसे रोजाना खराब हो सकती है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय एक एब्सेंट हो रहा है तो डजेंट मैटर, रूटीन मैटर है। लेकिन अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज एब्सेंट हो रहे हैं तो ये मैटर प्रॉब्लम है, ये तो यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको सीरियसली इस मैटर को टेकअप करना चाहिए। आपकी अगर एक दिन सेल ड्रॉप हुई है किसी मामले की वजह से, जैसे कोई लॉकडाउन आ गया, कोई कोई हड़ताल आ गई या कोई और इशू आ गया, तो डजेंट मैटर, ठीक है, रूटीन मैटर है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली वो सेल जो है वो पूरा मंथ ही खराब रही है, पूरा ईयर आपके पास रिपोर्ट आई है खराब है, या आपका टर्नओवर जो है, एम्प्लॉइज आपको बहुत छोड़ के जा रहे हैं, या कंटिन्यूअसली आपके इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स आ रहे हैं, आपकी ब्रेकडाउन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको फिर इसके बारे में सोचना है। यू हैव टू do research about it, you have to think about it, you need to see, you need to find out the solutions about it. देखिए, रिसर्च के अंदर दो चीजें समझना बहुत जरूरी हैं। कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने नॉलेज में इजाफे के लिए करते हैं, यानी यू जस्ट वांट टू इनहेंस द बॉडी ऑफ नॉलेज। आप अपना जो नॉलेज है उसको इनहेंस करते हैं, दैट्स ऑल, उसके बाद नथिंग। लेकिन कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो कि रियली आप अपने जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं उन पर आप उन सॉल्यूशंस को जो आप थ्रू रिसर्च फाइंड करते हैं, थ्रू फाइंडिंग्स जो आप लेते हैं रिसर्च के जरिए, उनको अप्लाई करते हैं। तो यही वजह है, दो तरह की रिसर्चेज होती हैं हमारे पास। एक होती है बेसिक रिसर्च, एक होती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च वो होती है जिसके अंदर आप अपने बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा करते हैं, और अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसकी फाइंडिंग्स को आप अपने जो प्रॉब्लम है उस पर अप्लाई करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली वो जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के तौर पे ही की जाती है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के तौर पे ही वो रिसर्च की जाती है। ठीक हो गया? तो बेसिकली एज ए मैनेजर आप हर लम्हा रिसर्च में जो है वो अपने आप को बिजी रखते हैं।
कभी वो रिसर्च ऑपरेशनल छोटे इश्यूज पे होती है, कभी वो रिसर्च बड़े इश्यूज पे होती है, कभी उस रिसर्च से सिर्फ आप अपने बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं, और कभी आप उस रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं उनको अपनी प्रॉब्लम पर अप्लाई करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम बहुत सारे वर्ड्स इन फ्यूचर नए सीखेंगे, जो कि पहले शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, या पढ़े भी होंगे तो उस तरह से आप उनकी अफादियत को नहीं जानते होंगे, तो हम इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ हमारे पास इतनी इन हाउस कैपेसिटी नहीं होती, इन हाउस एक्सपर्टीज नहीं होती कि हम खुद से रिसर्च कर सकें, या आप ये समझ लीजिए कि आप एज ए मैनेजर इस काबिल नहीं होते, या आपके पास इस काबिल वर्कफोर्स नहीं होती जिनके जरिए से आप रिसर्च कंडक्ट कर सकें। तो फिर आप उस केस में क्या करते हैं, आउटर वर्ल्ड से जो है आप कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, आप आउटर वर्ल्ड से रिसर्चर्स हायर करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके आकर जो आपको प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग उसके उसका सलूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा जो वर्ल्ड लर्नड एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है और वो खुद से रिसर्च करते हैं। उस केस में आपको एक्सटर्नल रिसर्चर्स की जरूरत नहीं होती। यू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ having the internal researchers in your organization, and that you use those researchers, और वो आपके लिए फाइंडिंग्स जो हैं वो निकालते हैं आपके प्रॉब्लम्स के। तो लेकिन एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, या हम जिस बिजनेस रिसर्च की बात कर रहे हैं, उस रिसर्च का मतलब है टू फॉलो द स्टेप्स that have been devised or evolved with the passage of time, and that have been accepted universally. Means you need to follow the research steps, you need to follow the investigation steps that have been evolved with the passage of time, that have been accepted universally, और उनके अकॉर्डिंगली अगर आप रिसर्च करते हैं तो देन हम उसको रिसर्च कहेंगे। अब देखिए ना, एक लीस्ट फॉर्म की रिसर्च की ये है कि मुझे कोई नया लफ्ज पता लगता है, कोई नई टर्म पता लगती है, और मैं गूगल करता हूँ और उसके मुतालिक जान लेता हूँ। नो डाउट ये भी मैंने एक रिसर्च ही करने की कोशिश की है, लेकिन इनके इस रिसर्च के अंदर मैंने उन साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो नहीं किया। तो हम जिस रिसर्च की बात करेंगे इन इस सब्जेक्ट के अंदर, उन उन के अंदर हम उन साइंटिफिक स्टेप्स की बात लाजमी करेंगे। यानी अगर हम उन साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे तो हम रिसर्च नहीं कर रहे। हाँ, हम अपने बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इसके लिए वर्ड हम एक्सप्लोरेशन यूज कर सकते हैं, कोई और भी मुनासिब वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम रिसर्च नहीं कर रहे। तो रिसर्च हम उस वक्त करेंगे व्हेन वी आर फॉलोइंग द डिवाइस्ड और प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर एक बात यहाँ पर आप लोगों ने आज से ही जहन नशीन कर लेनी है कि रिसर्च विदाउट स्टेप्स नहीं है, विदाउट फॉलोइंग द स्टेप्स रिसर्च नहीं है। तो ये बात आपने अच्छी तरह जहन में रखनी है। हम उनके उन उन स्टेप्स को भी सीखेंगे, उन स्टेप्स के बारे में जानेंगे भी कि वो कितने स्टेप्स होते हैं, कितनी हेडिंग्स होती हैं। जब हम एक रिसर्च कर रहे होते हैं, एक रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, या एक रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, या एक रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं, तो वो कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो कौन सी हेडिंग्स होती हैं जो हमें कंसिडर करनी होती हैं, वो कौन सी सब हेडिंग्स होती हैं जो हमें कंसिडर करनी होती हैं, और हमने इसके अंदर उन सारे स्टेप्स को फिजिकली सीखना है कि कैसे हम उन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा पहला यहाँ पर आपको टॉपिक नजर आ रहा है, एक्साइटमेंट ऑफ रिसर्च और व्हाई मैनेजर्स शुड नो अबाउट रिसर्च, तो इसमें हमने इसी बात का जिक्र किया है कि लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा था, हमने इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि हम
प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अच्छा, इसमें कुछ और चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके यहाँ पर समझ लेना बहुत ज़रूरी है, मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि ये जो अमूमी तौर पे हम जिस रिसर्च की बात करेंगे, ये जो हम बिज़नेस रिसर्च की बात हम करेंगे, ये अमूमी तौर पर ये हमें रिसर्च कहाँ पर मिलती है? नो डाउट बहुत सारे वेज़ हैं, बहुत सारे जो हमारे पास प्लेसेस अवेलेबल हैं जहाँ पर हमें ये रिसर्चेज़ मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ जो कि हम बार-बार यूज़ करेंगे, ये जर्नल्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अखबार होता है, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इसी तरह हमारे पास किताब होती है जिसमें हमें मुख्तलिफ चैप्टर्स मिल जाते हैं। इसी तरह ये जो रिसर्चेज़ होती हैं, ये हमारे पास जर्नल्स में पड़ी होती हैं। यानी जर्नल्स का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उनका एक शाया होने का महीना होता है, उनका शाया होने का एक साल होता है, उसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। तो उस उन जर्नल्स के अंदर ये हमारे रिसर्च आर्टिकल्स पड़े होते हैं, हमें वहाँ पर जाकर इनको तलाश करना पड़ता है। और भी बहुत सारी सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम तलाश कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसी बात पर इत्तेफ़ाक करते हैं कि हमें जर्नल से पीरियोडिकल से ये रिसर्चेज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। एक और बात यहाँ पर समझ लीजिए कि हम ये जो रिसर्च सीखेंगे, तवज्जो से सुनने वाली बात है, हम ये जो रिसर्च सीखेंगे, उस रिसर्च के अंदर याद रखिए, ये बात मैं बार-बार करता रहूँगा, हम यहाँ पर जो रिसर्च सीखना चाह रहे हैं, हम उस रिसर्च के अंदर याद रखिए, हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिसर्च पहले हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, उसको हम लाज़मी कंसिडर करेंगे। उसको हम लाज़मी शामिल करेंगे, उसको हम लाज़मी एक्नॉलेज करेंगे। क्या मतलब? यानी सपोज़ कर लेते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन का मैनेजर हूँ, मेरे आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और मुझे अचानक से फ़ोर्टनाइटली रिपोर्ट आती है, 15 दिन की रिपोर्ट आती है और मेरे सेल्स जो हैं वो अचानक बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर मी एज़ अ सेल्स मैनेजर। तो मुझे ये इस पे गौर करना चाहिए कि ये मेरे सेल्स क्यों गिर रहे हैं। तो मैं इस पे रिसर्च स्टार्ट करता हूँ, तो फिर मुझे याद रखिए कि इससे पहले जो रिसर्चेज़ अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर, सेल्स के हवाले से, मुझे उनको लाज़मी पढ़ना पड़ेगा, मुझे उनको लाज़मी देखना पड़ेगा, मुझे उनको लाज़मी कंसिडर करना पड़ेगा कि इंटरनेशनली या नेशनली जब सेल्स के प्रॉब्लम आते हैं, तो क्या उनके सॉल्यूशंस होते हैं। फिर उन रिसर्चेज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी रिसर्च जो है वो परफ़ॉर्म करूँगा। तो ये बातें मैं बार-बार करूँगा, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह आपको ज़हन नशीन होना शुरू हो जाएँगी, मैं बार-बार ये बातें करूँगा। इसलिए आज मैं ये बता रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये बार-बार हमने इस चीज़ पे ज़ोर देना है कि प्रीवियस रिसर्चेज़ को हमने लाज़मी शामिल करना है और हम अपने इस सब्जेक्ट के अंदर उन प्रीवियस रिसर्चेज़ को पढ़ने को कहेंगे लिटरेचर रिव्यू। ये जो हम प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ेंगे, उनसे नॉलेज लेंगे, उनको देखेंगे, उसका नाम हमारे सब्जेक्ट में है लिटरेचर रिव्यू। ठीक हो गया? तो ये आपने नाम याद रखना है। इसके अलावा एक काम हम और भी करते हैं कि ये जो हम तरीकाकार पढ़ेंगे रिसर्च का, इस रिसर्च के अंदर हम लिटरेचर रिव्यू तो देखते हैं, साथ ही साथ हम अपने प्रॉब्लम से रेलेवेंट जो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, उनको भी लाज़मी देखते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि हमें जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हम उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कोई रिसर्च करना चाहते हैं एज़ ए मैनेजर, चाहे वो रिसर्च हम खुद करें या हम किसी कंसल्टेंट से बाहर से वो रिसर्च करवाएँ, उस रिसर्च के अंदर हम एक तो लिटरेचर रिव्यू लाज़मी देखेंगे। लिटरेचर रिव्यू क्या है? वो रिसर्चेज़ जो हमसे पहले हो चुकी हैं, हमारे प्रॉब्लम से रेलेवेंट रिसर्चेज़ पहले हो चुकी हैं। और हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, उन थ्योरीज को भी हम लाजमी कंसिडर करेंगे कि वो थ्योरीज की रोशनी, वो थ्योरीज की लाइट हमें क्या कहती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये दो बातें आपने नहीं भूलनी, इन दो बातों को हमने
लाजमी आपने याद रखना है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके जी, आगे चलते हैं। हमने बिजनेस रिसर्च की डेफिनेशन देखनी है। बिजनेस रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। याद रखिए, जब मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया तो मैंने एक बात आपको कही कि द रिसर्च दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट इज अ सिस्टमैटिक रिसर्च, इज अ स्टेप बाय स्टेप रिसर्च, इज अ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। इट डज नॉट मीन कि आप मुंह उठाएं और मुंह उठाकर आप कहेंगे जी कि मैंने रिसर्च कर ली। नो वे, देयर आर सम स्पेसिफिक स्टेप्स, देयर आर सम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। अगर आप वो स्टेप्स, वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे तो यू आर not doing a research. Business research is a systematic and organized effort to investigate a specific problem encountered in the work setting that needs a solution. आपको अपने काम के दौरान एक ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या करेंगे? एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में आप एक रिसर्च करेंगे जिसको हम कहेंगे बिजनेस रिसर्च। होपफुली ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। इस डेफिनेशन को प्लीज एक दफा पढ़ लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले। डेफिनेशंस और भी लिखी हैं, तो क्योंकि हम वक्त की किल्लत है तो हम सारे तो नहीं पढ़ सकते, आप देख लीजिएगा, फिर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप 1-to-1 विंडो पे शेयर कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो मैंने आपको बताया कि हम दो तरह की रिसर्चेज जो हैं वो देखते हैं बिजनेस रिसर्च के अंदर। एक है जी बेसिक रिसर्च और एक है अप्लाइड रिसर्च। पहले हम बेसिक रिसर्च को देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हम अप्लाइड रिसर्च को देखते हैं। देखिए, रिसर्च डन मेनली या चीफली टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट कॉमनली occur in organization setting and seek methods of solving them is called basic or fundamental research. Mean you people are facing some of the problems and you just want to enhance the body of knowledge of yourself. आप अपना body of knowledge increase करना चाहते हैं, उस purpose के लिए आप research करते हैं, तो that is a basic research or fundamental research. But when you are going to apply those research, means देखिए जरा, for example, a particular product may not be selling well and the manager might want to find the reason for this in order to take corrective action. Such research is called applied research. The difference is corrective actions. Means if you are not taking the corrective actions, you are not applying your research, you are not applying the findings of your research. If you are taking the corrective actions, means the problem that you are facing, accordingly you apply the corrective actions that you have done the research, it means you are doing applied research. But if you are just only enhancing the body of knowledge, so what you are doing the basic research or fundamental research. I am very hopeful that you people are very clear with these two simplest concepts. If any of you are finding problem, please discuss me, please. Okay, thank you. Okay my dears, let's see the details. मैं जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बिग डील के जो मुश्किल है और हमें समझ नहीं आ पा रही। देखिए, बेसिक रिसर्च generates new ideas, principles, and theories which may not be immediately utilized through, though are the foundations of modern progress and development in different fields. Basic research rarely helps practitioners
डायरेक्टली विद देयर एवरीडे कंसर्न्स। अच्छा जी, अब ये क्या है? बेसिक रिसर्च जो है, बेसिक रिसर्च हम करते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा करने के लिए। अब देखिए, अब वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा किया है, वो बॉडी ऑफ नॉलेज में जो इजाफा है, समटाइम्स वो कंट्रीब्यूशन बन जाती है। कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि आप एक थ्योरी पढ़ते हैं, कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, आप उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं और उसकी और डीपर स्टडीज में जाते हैं और उसकी डीप फाइंडिंग्स में जाते हैं, उसकी मजीद एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसके मजीद डायमेंशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता लगता है कि इसके अंदर और चीजें भी ऐड हो सकती थीं जो कि जब ये थ्योरी बनी थी ऐड नहीं की गई, या कुछ चीजें इस थ्योरी के अंदर फालतू हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, वो आजकल के तनाजुर में ठीक नहीं है। तो बेसिकली जब आप इस तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, आप दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये बॉडी ऑफ नॉलेज का जो इंक्रीमेंट है, यानी बॉडी ऑफ नॉलेज में आप जो इंक्रीज कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी जात में सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं। ये आप पब्लिशेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप दूसरी दुनिया को भी बता सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एप्लीकेशन नहीं कर रहे। मींस कि आप अपने किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर उसको अप्लाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज इंक्रीज करें, चाहे वो आप अपना करें चाहे आप दुनिया का करें। देखिए, यही वजह है कि ये जो बेसिक रिसर्च है, इससे नए आइडियाज क्रिएट होते हैं, इससे नए आइडियाज क्रिएट होते हैं। क्या मतलब कि आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को या एक नए कॉन्सेप्ट को या एक नए आइडिया को आप एक्सप्लोर करते हैं और दुनिया के सामने ले आते हैं। तो इससे क्या हुआ? बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा हुआ। मे पॉसिबल कि वो बॉडी ऑफ नॉलेज आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, लेकिन वो नॉलेज एग्जिस्ट तो करेगा ना। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, इनहेंस्ड नॉलेज है, वो आपकी बेसिक रिसर्च होती है। वो आप जो आपका एक्सप्लोरेटरी नॉलेज होता है, वो आपकी बेसिक रिसर्च होती है। जी जुहेब साहब। जी जुहेब बताइए, आपने यू रेज द हैंड। वैसे ही हो गया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। यार एक्चुअली बाहर ना वो बहुत ज्यादा आपकी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, वो एक्चुअली ये है कि बाहर बहुत ज्यादा वो हो रही है, आंधी और गरज चमक और इस तरह के मामला तो हो रहे हैं, तो शायद उस वजह से कोई डिस्टॉर्शन हो। चले हमारा सेशन। बारिश भी आ रही है ना, इस वजह से। जी जी बिल्कुल डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे भी फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा वो बाहर आंधी वगैरह है। तो हाँ जी सर जी, कोई नहीं, चला चल सर मैंने समझा मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो मैं तो 5 जगह चेंज कर चुका हूँ। सही है। अच्छा, ये बेसिक रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? चलें आगे। जी सर, ओके जी ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं अप्लाइड रिसर्च की डिटेल पे। अप्लाइड रिसर्च try to solve specific policy problems or help practitioners accomplish task. Theory is less central to them. यानी यहां पर थ्योरी को हम जरा लेस कंसिडर करते हैं और हम अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या मतलब? जो बॉडी ऑफ नॉलेज में इन्हेंसमेंट है, जो हमने बेसिक रिसर्च में पढ़ा है, उसमें हम जरा थ्योरेटिकल डिस्कशंस को, थ्योरी को ज्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि हमने उस थ्योरी के नॉलेज में इन्हेंसमेंट करनी होती है। बेसिकली मैंने आपको जो वर्ड मैंने जिक्र किया था लिटरेचर रिव्यू का, वो लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो बेसिकली थ्योरेटिकल इन्हेंसमेंट ही होती है। वो बेसिकली बेसिक रिसर्च में इजाफा होता है। यानी जो आप थ्योरेटिकल लिटरेचर डिस्कस करते हैं या आप जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जो साबका रिसर्चेज हुई हैं आपकी प्रॉब्लम से रेलेवेंट, आप उनका जो जिक्र करते हैं, बेसिकली वो आप बेसिक रिसर्च में इजाफा कर रहे होते हैं।
आप उस बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं। लेकिन अप्लाइड के केस में, अप्लाइड रिसर्च के केस में आपका कंसंट्रेशन थ्योरी के ऊपर जरा कम होता है, आप ज्यादा कंसंट्रेशन अपने प्रैक्टिकल चीजों की तरफ करते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की तरफ करते हैं। तो इसीलिए वो अप्लाइड रिसर्च बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं, हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं और हम उस प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। आप देखें जरा, अभी इस वक्त अगर आप देखें मार्केट के अंदर मैं आपको हकीकतन बताऊं कि अभी हम बड़ी मेडिकल रिसर्चेस पे तो जाते ही नहीं, वो तो एक पूरी दुनिया के सामने इस वक्त एक अलमिया जो है वो नजर आ गया, एक तबाही नजर आ गई है कि इतनी तरक्की याफ्ता हमारी इंटरनेशनल मेडिकल साइंस इस वक्त फ्लॉप नजर आ रही है हमें इस वायरस के आगे। एक ऐसा दुश्मन जो हमें नजर नहीं आता, उसके सामने हम बिल्कुल बेबस हुए पड़े हैं। वो 3 तरह की हम करते हैं। एक होती है एक्शन रिसर्च, एक होती है इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च, एक होती है इवैल्यूएशन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च 3 तरह की है, एक्शन रिसर्च, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास? एक्शन रिसर्च, अब नाम से ही पता लग रहा है जिस रिसर्च के नतीजे में हम कोई एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये अप्लाइड रिसर्च है। द अप्लाइड रिसर्च that treats knowledge as a power and abolishes the line between research and social action। यानी हमने जिस प्रॉब्लम के लिए जो रिसर्च की थी, जब हमने उस रिसर्च से फाइंडिंग्स ले ली, तो उसके अगेंस्ट जो सोशल एक्शन परफॉर्म करना है, हम वो फौरी तौर पे परफॉर्म कर देंगे। यानी आपने जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस एम को सामने रखकर आपने रिसर्च की, उस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई, आप इमीडिएटली आप उसको सोशल एक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एक्शन रिसर्च। क्या मतलब? Those who are being studied participate in the research process. Research incorporates ordinary or popular knowledge. Research focuses on power with the goal of empowerment. Research seeks to raise consciousness or increase awareness, and research is tied directly to political actions। देखिए जरा, सपोज कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉब्लम फेस कर रही है जी कि वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं, या सेल्स टीम की बात करते हैं, जो वहां पर सेल्स टीम है, वो सेल्स टीम का बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। जो भी वहां पर कस्टमर्स आते हैं, वो कस्टमर्स के साथ उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर वहां पर अव्वल तो आता ही नहीं, अगर आ ही जाए तो उनके बिहेवियर की वजह से भाग जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेल जो है दिन ब दिन नीचे आ रही है। अब आपने ये जो है वो थ्रू रिसर्च फाइंड आउट कर लिया। वह कैसे किया, वो एक बात के मामला हैं, वो जब हम सीखेंगे तो हम देख लेंगे। आपने ये नतीजा निकाल लिया कि जी आपके जो सेल्स टीम है ना, वो सेल्स टीम का बिहेवियर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आपकी सेल्स के आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? आप उन सेल्स टीम के बिहेवियर को ठीक करने के लिए देखेंगे कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी सेल्स टीम का बिहेवियर इस तरह का है, हमारी सेल्स टीम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही। तो आप उन इश्यूज को सामने रखते हुए अब आप उन इश्यूज के सॉल्यूशन को सोशल एक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। आप उन इश्यूज को जो सॉल्यूशंस हैं वो अपनी टीम पे अप्लाई करेंगे। आप अपनी टीम को बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, ट्रेन करेंगे कि वो ये जो बिहेवियरल इश्यूज हैं उनको कंट्रोल करें। यानी जिनके जरिए आपने प्रॉब्लम जानी वो आपके एम्प्लॉइज थे, अब आप उन एम्प्लॉइज के ऊपर वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लाएंगे। यानी ये एक्शन रिसर्च है, जिसका एक्शन सोशल एक्शन नजर आता है। यानी आपने जो रिसर्च फाइंडिंग्स दी, उन रिसर्च फाइंडिंग्स को आपने इंप्लीमेंट किया, सोशल एक्शंस परफॉर्म किए। यानी जो आपके एम्प्लॉइज थे, जिनके अंदर जिनके इश्यूज थे, जिनके प्रॉब्लम्स थे, थ्रू दोज एम्प्लॉइज आपने उनको सोशली जो है वो एक्शन रिसर्च में जो है वो कन्वर्ट किया, या एक्शन रिसर्च के जरिए आपने उनके अंदर वो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। इसके बाद आता है इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च ये होती है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम का क्या इम्पैक्ट आएगा,
यानी आप कोई नई चीज, कोई नए आइडिया, कोई नई इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, कोई चेंज आप लाने जा रहे हैं, आप उस चेंज का इम्पैक्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे हमारा सपोज कर लेते हैं कि हमारे घर में एक बिजली का मीटर लगा होता है, तो हम उस बिजली के मीटर के ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं, हम उसकी असेसमेंट करते हैं कि हम मैक्सिमम इस पे एक एसी चला सकते हैं, एक वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, ये चला सकते हैं, कितनी चीजें चला, तो ये हम उसकी असेसमेंट करते हैं कि एक मीटर पे हम मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं। इसी तरह हम कोई सोशल एक्शन, हम कोई नया आइडिया, कोई नई चेंज, कुछ भी हम इंप्लीमेंट करने जा रहे होते हैं, तो हम उसकी असेसमेंट निकालते हैं। ये भी एक अप्लाइड रिसर्च है, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि ये जो हमारा भाषा डैम बन रहा है, दिया मीर भाषा डैम बन रहा है, इसकी असेसमेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि बनने के बाद वहां पर रहने वाले लोगों को क्या फायदा होगा, हम इससे कितनी बिजली जनरेट करेंगे, ये तो नहीं कि हम जो है वो नुकसान में जाएं, तो हम बेसिकली हर प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट निकालते हैं, ये भी अप्लाइड रिसर्च में आता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एवेल्युएशन रिसर्च। एवेल्युएशन, देखिए एवेल्युएशन दो तरह की होती है। एवेल्युएशन रिसर्च में हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं, एक होती है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, एक होती है समेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन तो वो होती है जो कि हम अमूमन प्रोजेक्ट के साथ साथ मॉनिटरिंग के तौर पे कर रहे होते हैं, और जो उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं वो साथ साथ हम चेंजेस भी अप्लाई वहां पे कर रहे होते हैं, या हम प्रोग्राम के साथ बड़े विजिलेंटली जुड़े होते हैं और जो जो फीडबैक्स आ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर रहे होते हैं, साथ साथ अप्लाई कर रहे होते हैं। ये होता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। है एवेल्युएशन काम के होने के बाद ही हम कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ साथ कर रहे हैं। ये नहीं कि फाइनल प्रोडक्ट आ गई, फाइनल प्रोडक्ट के बाद उसको एवेल्युएट किया और फिर उसके अंदर चेंजेस लाए, नहीं, मॉनिटरिंग लेवल की चेंजेस है, मॉनिटरिंग लेवल की एवेल्युएशन है जो हम साथ साथ कर रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट की जो एवेल्युएशन होती है वो सबमिटिव एवेल्युएशन होती है, कि जब आपका फाइनल प्रोग्राम की आउटकम आ जाती है, उसमें फिर जो चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एवेल्युएट करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आया। ठीक है, यानी एक ये है कि आप काम होने के बाद उसको एवेल्युएट करें कि उसकी कितनी जो है वो सक्सेस रही, तो ये एवेल्युएशन है। अगर आप काम के दौरान उसको मॉनिटरिंग लेवल पे उसको साथ साथ जज करते रहें, तो ये आपकी एवेल्युएशन रिसर्च है, लेकिन ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है। तो हमने अभी तक दो रिसर्चेस पढ़ी हैं, एक पढ़ी है बेसिक रिसर्च, एक पढ़ी है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की हमने तीन काइंड्स पढ़ी हैं, एक है एक्शन रिसर्च, एक है इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च, और एक है एवेल्युएशन रिसर्च। होपफुली के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। सर एक दफा इनको अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें तो काइंडली बहुत बेहतर हो जाएगा। मतलब ये तीनों का सिर्फ एक एक लाइन के अंदर आप बता दें। मैं बता देता हूँ। अप्लाइड रिसर्च की अप्लाइड रिसर्च वो है जिसके अंदर हम अपने किसी बिजनेस प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं, हम उस पर्पस के लिए रिसर्च करते हैं, और जो रिसर्च फाइंडिंग्स आती हैं उनको हम फौरी तौर पे अप्लाई कर लेते हैं। फौरी तौर पे अगर हम उसको अपने सोशल एक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो एक्शन रिसर्च है। यानी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स आई फौरी तौर पे हमने अप्लाई कर ली, तो ये एक्शन रिसर्च, अप्लाइड तो है लेकिन ये एक्शन रिसर्च कहलाएगी। उसमें मैंने बिहेवियर वाली एग्जांपल दी, वो भी एक एक्शन रिसर्च है। अब एक होती है इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। इम्पैक्ट असेसमेंट ये होती है कि आप किसी काम के होने से पहले उसका इम्पैक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी होती ये भी अप्लाइड रिसर्च ही है, लेकिन आप उस काम के होने से पहले उसका इम्पैक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब हम ये काम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च। जैसे आप ये देखें कि हमारी बीआरटी बनी, ये जो लाहौर वाली थी, तो उसका इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं फाइंड आउट किया गया, और कहा जाता है कि जिस दिन ये चलना शुरू हो जाएगी लाहौर का टेम्परेचर 7 डिग्री बढ़ जाएगा, 7 डिग्री तक बढ़ जाएगा। तो ये देखें ये कितना बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है।
तो जिसको नहीं देखा गया, तो बेसिकली ये चीजें कहाँ पता लगती हैं? इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च में, कि जब आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले ही देख लेते हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये तो एक इम्पैक्ट है, इसके अलावा बेशुमार और इम्पैक्ट है, वो सारे इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च में आएंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च भी अप्लाइड रिसर्च होती है, लेकिन उसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक है समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होती है जो हम साथ साथ इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं मॉनिटरिंग लेवल पे, यानी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके साथ साथ हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो जो इवैल्यूएशन होती है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। और वो इवैल्यूएशन जो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, वो देखिए हर एक में हमने करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। हमने एक्शन रिसर्च भी करेक्टिव एक्शंस के तौर पे कर रहे हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च में जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं उसमें भी हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, और जो हमारी इवैल्यूएशन रिसर्च में हमारे पास जो पॉइंट आते हैं हम उस पे भी करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो ये तीनों करेक्टिव एक्शंस की रिसर्च है, लेकिन तीनों की टाइमिंग डिफरेंट है। एक जो है वो अप्लाइड है इन केस ऑफ जिसको हम एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक वो है जिसका हम पहले इम्पैक्ट निकाल लेंगे, एक वो है जो कि एवेल्युएशन की स्टेज पे है। तो तीन तरह की अप्लाइड रिसर्च है हमारे पास। क्लियर? जी सर, थैंक यू सो मच। जी, इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च। वो तो हमारे पास जी दो टाइप्स थी, दो मेन बेसिक टाइप्स हैं। उन दोनों टाइप्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दोनों टाइप्स हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है कि हम अपनी रिसर्च को, बिजनेस रिसर्च को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है हमारी तीन तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी बिजनेस रिसर्च को। पहली है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर, नाम से ही पता लग रहा है, एक्सप्लोर anything you are going to find out that you have no idea about it, or you have little about idea about it. Means you are going to learn something new that you are knowing very little, or you are knowing nothing. So this is called exploration. It is just like that कि आप जब बाजुकात कोई चीज सर्च करना चाह रहे होते हैं, कोई चीज तलाश करना चाह रहे होते हैं, अपने बॉडी ऑफ नॉलेज में इंक्रीमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो आप थ्रू एक्सप्लोरेशन करते हैं। यू मे बी एक्सप्लोरिंग अ न्यू टॉपिक or issue in order to learn about it. If the issue was new, or the researcher has written little on it, you began at the beginning. This is called exploratory research. The researcher's goal is to formulate more precise questions that future research can answer. Exploratory research may be the first stage. Exploratory पहली स्टेज होती है। ये जो हम तीन क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, इस पे एक्सप्लोरेटरी बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की रिसर्च होती है। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल लेवल की भी हो सकती है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो बेसिक लेवल की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नोवेलिटी, बिल्कुल न्यू टॉपिक के मुतालिक होती है। ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि हम खुदाई स्टार्ट करते हैं, ये उस लेवल की रिसर्च होती है। अब आप उसको कितना गहरा खोदते जाएं तो वो फिर फर्दर अगली स्टेजेस आती जाती हैं डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेशन की। लेकिन अगर आप सिर्फ एक हाउ नाउ ले रहे हैं, चाहे वो आप अप्लाइड के जरिए ले रहे हैं, चाहे वो आप बेसिक के लिए ले रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग। A researcher may need to know enough to design, execute a second, more systematic and extensive study when a researcher has a limited amount of experience or knowledge. तो वो exploratory research की तरफ जाता है। यानी जब रिसर्चर जो है, ये बिल्कुल हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि वही हम सेल्स वाली प्रॉब्लम लेते हैं कि हमारी सेल बहुत ज़्यादा गिर गई, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई एकदम से बहुत ज़्यादा छोड़ के चले गए, तो हम एक्सप्लोरेटरी लेवल की रिसर्च करते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी लेवल की रिसर्च क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि मैनेजर जो है वो कंप्यूटर पे बैठ जाए और बैठकर सारे जो एम्प्लॉई हैं उनका एक्सेल पे जाके एनालिसिस कर ले कि कितने लोग छोड़ के गए हैं। अगर सेल्स की एग्जांपल है तो वो सारे आउटलेट्स की जो है वो सेल्स चेक कर ले एक्सेल शीट पे, या अगर कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो उस पे चेक कर ले। तो ये एक्सप्लोरेटरी शीट है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है।
या वो किसी ब्रांच मैनेजर से जाके मिल ले, ब्रांच मैनेजर से जाके कंसल्ट करे, उससे पूछे कि क्या रीजन आ रही है, ये भी एक्सप्लोरेटरी। मतलब एक्सप्लोरेटरी व्हेन यू आर न्यू टू द रिसर्च, यू डू नॉट हैव द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, यू डू नॉट हैव द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, तो फिर आप क्या करते हैं, आप एक्सप्लोरेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना स्किमिंग करते हैं। आप जस्ट आइडिया गैदर करते हैं कि यार चल क्या रहा है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो ये एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है। तो इसके कुछ गोल्स हैं, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ये आपने करने हैं, क्योंकि ये लिखने पड़ेंगे आपको पेपर में, इन्हीं के मार्क्स हैं, तो प्लीज आप इसको कर लीजिएगा। तो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम एक लफ्ज पे काम करते हैं, वो लफ्ज है व्हाट, दिस वन। एक वर्ड है जिस पे हम काम करेंगे, दैट इज व्हाट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे हम व्हाट पे काम करते हैं कि है क्या भाई, हम जानने तो सही कि क्या है ये। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। इसके बाद आगे जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता दूं पहले, यहां पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सीक्स टू डिटरमिन द आंसर्स who, what, when, where and how। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के मुतल्लिक who, what, when, where, how इन चीजों के मुतल्लिक डिटेल लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ज्यादा क्लियर पिक्चर है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अगर 10% है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप कह लें कि 70 to 80% है, जो आपको मजीद डिटेल्स बताएगी, एक क्लियर पिक्चर बता देगी। वो जो आपकी उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर पिक्चर थी, वो इतनी क्लियर नहीं थी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर आप करते हैं और ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें भी आप बेसिक लेवल की रिसर्च पे भी जा सकते हैं, और आप दूसरी जो है वो अप्लाइड लेवल की रिसर्च पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जहां हम इनिशियल एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेटरी लेवल पे कर चुके हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ की रिसर्च हम डिस्क्रिप्टिव लेवल पे कर चुके हैं। और अगर हम मजीद डिटेल में जाना चाहते हैं और मजीद अपने इशू को जो है वो डीपली देखना चाहते हैं, तो हम एक और वर्ड पे जाते हैं, दैट इज व्हाई। दिस इज व्हाई, यानी इसमें हम अब जाते हैं कि हुआ क्यों ऐसे। क्यों पे जब हम जाते हैं, अगर शुरू वाले क्वेश्चंस में देखें तो कौन था, कौन कौन शामिल था, हुआ क्या, कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। हमने क्यों का आंसर नहीं किया कि क्यों हुआ। तो जब हम क्यों में जाते हैं ना, क्यों में, तो क्यों इज बेसिकली द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये क्या हो गया भाई? फराज साहब क्या हो गया? अभी तो आप अच्छे खासे थे। सर मेरी आवाज नहीं थी ये, मैं जिसकी आवाज थी उस पर हंस रहा हूँ बस। यार हमें भी सुना दो, बोर तो हम भी हो रहे हैं। सुना दो भाई सॉन्ग, हम भी बोर ही हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे रोक के सुनाओ ना यार, चलो मैं भी इंजॉय कर लूं थोड़ा सा। सर ये किसी लड़की की आवाज, आप इनसे पूछे, मेरी आवाज तो आपको पता है कितनी बारी है। ये लड़की कौन सी है भाई? ये लड़की कुलसूम? नहीं, कुलसूम तो नहीं हो सकती, खालिदा भी बिल्कुल नहीं। बाकी बची फातिमा शाहिद। हाँ चलो खैर। जाने दे, मैंने नहीं किया ऐसा। नहीं नहीं, मेरी नहीं है ये, आरफा है ये, मैंने नहीं किया। आरफा तो बेचारी है भी नहीं इधर। सर है, अभी आरफा, गई है। अच्छा अच्छा।
भी लीव हुई है, मैंने नहीं किया सर जाने पे। चले सही है, कोई बात नहीं। खैर, जिसने भी किया सॉन्ग As we सुना दे missed- सर। हाँ, बोर हो जितना रहे हैं। वैसे आपस की बात है, जितना बोरिंग काम चल चली रहा है गई है वो जिसने ये किया। होना चाहिए था। थ्योरी का तो था। अच्छा खैर, सर ब्रेक से अच्छा है। जी जी, अच्छा, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये तीनों चीजें जरा देख लीजिएगा कि हम रिसर्च को क्लासिफाई कर सकते हैं डिटेल वाइज, यानी हम रिसर्च को अपनी रिसर्च को उसके डिटेल के हिसाब से, उसकी वर्किंग के हिसाब से 3 स्टेप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम रिसर्च को सिर्फ एक्सप्लोरेशन करें उसकी, जिसमें हम सिर्फ वट के मुतालिक जानें कि क्या है क्या इशू क्या है। इफ वी आर जस्ट गेटिंग द हाउन ऑफ इशू, तो दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर हम मजीद डिटेल में जाते हैं कि कौन था, कब, कहां और कैसे हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पे जाते हैं तो हम वाई पे जाते हैं कि हुआ क्यों ऐसे। तो अगर आप याद थोड़ा सा अपने जहन को दोहराएं, तो ये जो वाई का वर्ड होता है, ये जो क्यों का वर्ड होता है, तो ये तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है। जब हम क्यों के, देखो ना, अगर अगर आप एक जनरल एग्जांपल लें, पुलिस के केस में एक एक्सप्लोरेशन ये होती है कि कोई एक इवेंट होता है और हम ये देखते हैं कि क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। फिर हम ये देखते हैं कब हुआ, कितने बजे हुआ, कौन कौन शामिल था और कितने बजे किस तारीख को हुआ, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्यों, आखिर रीजन क्या थी, तो वी आर ट्राइंग टू डिग आउट द मोर डिटेल्स। So when we are going for more details, this is called explanatory research. तो हम ये तीनों तरह की रिसर्च करते हैं अपने बिजनेस रिसर्च के अंदर, के जिसमें हम डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, डिपेंड करता है हमारे टाइम पे, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सी रिसर्च करेंगे। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली 3 तरह की ही हम रिसर्च करते हैं, या तो हम एक्सप्लोरेटरी करते हैं, या डिस्क्रिप्टिव करते हैं, या हम एक्सप्लेनेटरी करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी आपसे। बताइए। सर आपने पीछे भी बात की थी कि जो बात होगी वो सारी एग्जिस्टिंग रिसर्च को लेकर हम लोग करेंगे, लिटरेचरली रिव्यू होगा सारा, मींस के पीछे वाली रिसर्च को भी देखकर करेंगे। जी तो एग्जैक्टली। ये जो तीनों रिसर्च हमने अभी पढ़ी है, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी वगैरह, डिस्क्रिप्टिव, ये रिसर्च जब हम रिसर्च कर रहे होंगे तब हम पिछली रिसर्च को भी देखेंगे कि बस इसी रिसर्च पे फोकस करेंगे। जी वेरी गुड। इसमें ये बड़ी जब अच्छी बात आपने की है। देखिए इसमें हम ये डिफरेंस पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आप रिकॉल करें, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो हमारी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ रिसर्च होती है ना, जो हमारी प्रैक्टिकल नेचर की रिसर्च होती है, जिसमें हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशनल, जी अप्लाइड। जी जी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम के नतीजे में हमें उसको सोल्यूशन को इमीडिएटली फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें हम लिटरेचर को थोड़ा सा कम कंसिडर करते हैं। अदरवाइज हम तमाम रिसर्चेज में अपने लिटरेचर को लाजमी शामिल करते हैं। और ये लिटरेचर कोई हमारे लिए आप समझ लें कि ठीक है। अब्यूज नहीं है, कोई हमारी कमी नहीं है। एक्चुअली लिटरेचर हमें हेल्प करता है, लिटरेचर हमें मदद देता है एक्चुअली इम्प्रूवमेंट के लिए। अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम में कूदने से पहले हमें लिटरेचर हेल्प कर देता है, हमें डायमेंशंस बता देता है कि ये चीजें हो सकती हैं, जो हम पहले से अवेयर हो जाते हैं, हमें फायदा देता है। फिर हम अपनी रियलिटी के साथ उसको कंपेयर करते हैं और फिर हम फिजिबल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिटरेचर को कंसीडर करते हैं, प्रैक्टिकल ठीक है सर। सॉल्यूशंस में कम करते हैं, और आम बेसिक रिसर्च के केस में हम ज्यादा करते हैं। और ये जो तीनों ठीक है टाइप्स हम सर, पढ़े हैं, थैंक यू। जी एक और बात सुन लीजिए, ये जो तीनों टाइप्स हम आपको लग रही हैं, ये बज़ाहिर पढ़ने के बाद ऐसे लग रही हैं कि ये तीनों प्रैक्टिकल ही हैं, यानी इसमें हम कोई बेसिक लेवल की रिसर्च करेंगे नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये दोनों लेवल की रिसर्च है। जी ठीक हो गया? तो ये दोनों लेवल की ही रिसर्च होगी। प्रॉब्लम्स जो हैं ठीक वो इस तरह के होंगे, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते रहेंगे कि आपको समझ आती रहेगी।
तो सर बेसिक में ये लेना होगा कि जैसे इसको रिसर्च कर लिया हमने तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते, मींस प्रैक्टिकली नहीं, उसने बॉडी ऑफ नॉलेज में अपने बस रख लिया है दिमाग में कि दिमाग सर में भी ये रख लिया है या दुनिया के बॉडी ऑफ नॉलेज में भी इजाफा प्रॉब्लम कर थी इस दिया? वजह से। जी ठीक है, ठीक है सर। जी ओके जी। ये इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो इसी से रेलिवेंट है। अच्छा, ये आपको मैंने कहा था कि प्लीज पेपर इसके कोई अरेंज करें, तो वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। वो किसी ने शेयर नहीं किया, तो प्लीज अगर कोई पेपर मिले तो जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद है टाइम डायमेंशंस ऑफ रिसर्च। टाइम डायमेंशन से मुराद ये होती है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस टाइम पे कर रहे हैं। किस टाइम से मुराद ये है कि आप, तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो। देखें, कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं एक चाय बनाता हूं, एक पत्ती बनाता हूं, एक या एक कोई मैं सॉफ्ट ड्रिंक इंट्रोड्यूस करवाता हूं, ठीक हो गया। तो एक तो तरीका ये है कि मैं वो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मार्केट में जाऊं, उसकी सैंपलिंग करूं और लोगों को उसको पिला के और चेक करूं, उनसे उनका रिस्पॉन्स जानूं कि इसका टेस्ट कैसा है। ठीक हो गया, एक तो ये तरीका है। और जो मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए, उन रिस्पॉन्सेज की बेसिस पे मैं अपना ड्रिंक लॉन्च कर दूं। एक स्टडी ये हो सकती है कि जिन जिन लोगों से मैंने अपने टेस्ट के बारे में पूछा था, अपने ड्रिंक के टेस्ट के बारे में, मैं 4 माह बाद, 6 माह बाद, 8 माह बाद दोबारा उन्हीं लोगों से अपनी बोतल का टेस्ट उनको करवाने के बाद दोबारा उनसे अपनी राय लूं, सेम लोगों से। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, सेम लोगों का मैं पता ढूंढूं, उनसे दोबारा कांटेक्ट करूं, दोबारा उनसे आउटपुट लूं। एक केस ये भी हो सकता है कि मैं दोबारा, सपोज मैं एक कॉलेज में गया था, तो एक कॉलेज से मैंने डेटा लिया था, तो मैं दोबारा उसी कॉलेज में जाऊं, तो हो सकता है 2 साल बाद मुझे वो स्टूडेंट तो नहीं मिलेंगे, मुझे नए स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन होंगे वो भी स्टूडेंट ही। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं टाइम डायमेंशंस इन रिसर्च, कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें आपकी टाइम डायमेंशंस क्या हैं, यानी आप किस वक्त पे वो रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 2 तरह की टाइम डायमेंशंस होती है, एक होती है क्रॉस सेक्शनल, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये होती है जो आप एक ही वक्त पे करते हैं। मसलन आपने अपना सैंपलिंग की, एक ही वक्त में आपने उनसे रिस्पॉन्स लिया, दैट्स ऑल, स्टोरी एंड, आप चले गए, वो भी चले गए, स्टोरी खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जो कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। रिसर्च ऑब्जर्व एट वन पॉइंट इन टाइम, तो ये क्या है, ये आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। इसके बाद आती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ये होती है जो मुख्तलिफ जो टाइमों पर, मुख्तलिफ औकात पर हम करते हैं, यानी एक से ज्यादा वक्त पर हम जो रिसर्च करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल में 3 तरह की रिसर्च है: टाइम सीरीज रिसर्च, पैनल स्टडी रिसर्च और कोहोर्ट एनालिसिस। तवज्जो, टाइम सीरीज रिसर्च क्या है? टाइम सीरीज रिसर्च ये है longitudinal study in which same type of information is collected on a group of people or either units across multiple time periods. Same type of information is collected on a group of people. आप सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं लोगों से, लेकिन फर्क क्या है पैनल स्टडी में? तवज्जो, पैनल स्टडी द रिसर्चर ऑब्जर्व्स एग्जैक्टली द सेम पीपल। टाइम सीरीज में क्या करते हैं, आप टाइम सीरीज में मुख्तलिफ टाइमों में एक तरह के लोगों से आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। मसलन आपने स्टूडेंट से डेटा इकट्ठा किया, आप फिर स्टूडेंट से डेटा इकट्ठा करने चले गए, 2 साल बाद उसी रिसर्च से रिलेटेड डेटा आपने फिर दोबारा स्टूडेंट से इकट्ठा किया, 4 साल बाद आपने फिर उसी तरह का डेटा जो है वो स्टूडेंट से इकट्ठा किया। अब ये एक तरह के लोगों से आप डेटा इकट्ठा करेंगे, टाइम सीरीज रिसर्च है। पैनल स्टडी ये है कि आपके लोग भी वही हैं, यानी एग्जैक्टली द सेम पीपल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस टाइम पीरियड्स। मुख्तलिफ टाइम के अदवार में जिनसे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग भी सेम हैं। यहां पर मुश्किल क्या होती है, ट्रैकिंग पीपल is often difficult because some people die or cannot be located. बाज़ औक़ात कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, कुछ मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आप उनको फाइंड नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आती है पैनल स्टडी के केस में। इसी तरह
एक है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी ये है कि आप क्या करते हैं, आप सेम पीपल को फॉलो करने की बजाय आप उसी तरह के लोगों को फॉलो करते हैं। A category of people who share a similar life experience in the specific time is studied. Cohort analysis में आप लोगों के साथ स्पेसिफिक नहीं होते, आप क्या करते हैं, आप क्या कर लेते हैं कि आप उस तरह के लोगों से, उससे मिलते जुलते लोगों से आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बन जाती है आपकी कोहोर्ट स्टडी। यानी मैं दोबारा से इनको बताता हूं, दो तरह की टाइम डायमेंशंस है हमारे पास, एक है क्रॉस सेक्शन, एक है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शन रिसर्च ये है जो रिसर्च आप एक ही वक्त पे करते हैं, एक ही टाइम पे करते हैं, एक ही टाइम पे आप डेटा इकट्ठा करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो होती है जो आप मुख्तलिफ टाइमिंग्स में करते हैं, एक से ज्यादा टाइम में करते हैं। टाइम सीरीज रिसर्च वो होती है जिसमें आप डेटा इकट्ठा करते हैं लेकिन मल्टीपल टाइम पीरियड्स में। मल्टीपल टाइम पीरियड्स का मतलब ये है कि कुछ लोगों से डेटा आपने एक वक्त में इकट्ठा किया, फिर आपने कोशिश करके डेटा किसी और टाइम पे इकट्ठा किया, फिर आपने, जैसे आप इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप जैसे कोविड का केस चल रहा है, तो आप कोविड का डेटा जनवरी में लिया, फिर आपने फरवरी में लिया, फिर आपने मार्च में लिया, फिर आपने अप्रैल में लिया। अब ये क्या है, ये टाइम सीरीज रिसर्च है कि आप मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में लोगों से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक हो गया। पैनल स्टडी ये है कि जिन लोगों से जनवरी में डेटा इकट्ठा किया, फरवरी में भी उनसे इकट्ठा किया, मार्च में भी उनसे इकट्ठा किया। कोहोर्ट एनालिसिस ये है कि जनवरी में जिनसे डेटा इकट्ठा किया। जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो हमने अपना जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो उस पर हमने ये सारी बातें की थी, अब हम उनको दोहराएंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी बहुत दफ़ा आया हुआ है, बल्कि हर दफ़ा ही आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देखिएगा। और ये बहुत आसान कंपैरिजन है। बेसिकली इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेक कंपैरिजन बिटवीन what are the benefits and what are the advantages and disadvantages of internal consultant and or the external consultant or researcher। क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ती है। तो बाज़ औक़ात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हाउस कैपेसिटी होती है कि हम अपने इंटरनल रिसर्चर्स के जरिए, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, R&D होता है, तो हम अपने रिसर्चर्स की मदद से उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या उसको डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में हम इंटरनल कंसल्टेंट या इंटरनल रिसर्चर्स जो है वो उनको डिस्कस करते हैं। बाज़ औक़ात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हाउस कैपेसिटी इतनी नहीं होती, हमारे रिसर्चर्स इस काबिल नहीं होते या हमारे मैनेजर्स इस काबिल नहीं होते, तो फिर उस केस में हमें रिसर्चर्स या कंसल्टेंट्स बाहर से हायर करने पड़ते हैं, आउटर वर्ल्ड से हायर करने पड़ते हैं। तो वो फिर वजह बनती है एक्सटर्नल कंसल्टेंट या रिसर्चर्स की। तो प्रॉब्लम्स वही हैं, प्रॉब्लम्स उसी किस्म की हैं कि हमारी सेल्स कम आ रही है, हमारे बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमारी बहुत ज़्यादा वारंटी क्लेम्स आ रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा टर्नओवर बहुत बढ़ गया है, हमारे एम्प्लॉइज बहुत छोड़ के जा रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, कुछ भी इस तरह के बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे बिजनेस में आप फील करते हैं, और फिर उन पे प्रॉपर रिसर्चेज होती हैं और फिर उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन रिसर्चेस की फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स को ज़हन में रखते हुए इससे बड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, इससे बड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मसलन एक कंट्री, एक रीजन है, एक कंट्री है, एक जोग्राफिक रीजन है, वहां पर आपकी जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं या आपकी जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज हैं वो आपको नहीं मिल रहे, तो आप ये सोच रहे हैं कि आप उस बिजनेस यूनिट को बंद कर दें। आपकी कोई प्रोडक्ट लाइन है, वो प्रोडक्ट लाइन आपकी उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही, तो आप उसको बंद करने का सोच रहे हैं, तो आप पहले रिसर्च करेंगे। या आपकी कोई प्रोडक्ट लाइन है वो इतनी ग्रो कर गई है कि आप चाहते हैं कि आप उस प्रोडक्ट लाइन को अलहदा करके उसका एक अलहदा बिजनेस खड़ा कर दें, उसका एक अलहदा से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट खड़ा कर दें, या उसको एक अलहदा से डोमेन के तौर पे खड़ा कर दें, तो उस केस में आप रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स नेगेटिव ही होते हैं सारे, नहीं, प्रॉब्लम्स बाज़ औक़ात पॉजिटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव प्रॉब्लम्स के केस में भी हमें रिसर्च करना पड़ जाती है इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जी उस केस में मैं मोटी मोटी बातें कर लेता हूँ, बाकी डिटेल में आप देख लेंगे इसको, क्योंकि कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। हम दो तरह के ऑप्शंस पे जा सकते हैं।
मैंने फिर आपको रिपीट कर दूं कि हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में R&D अपना हो, तो जब तो R&D अपना है तो फिर तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमारे अपने रिसर्चर्स होंगे, अपने इंटरनल कंसल्टेंट्स होंगे, वो खुद ही उन प्रॉब्लम्स को टेक ओवर करेंगे और हमें जो है वो उस पर अपना प्ले करेंगे पार्ट। लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि हमें एक्सटर्नल रिसर्चर्स की तरफ भी जाना पड़ता है, तो हमने दोनों के प्रोज और कॉन्स देखने हैं कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है इंटरनल और एक्सटर्नल रिसर्चर्स के। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात की गई है एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की, तो ये इसके एडवांटेजेस और नीचे इसके डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, वो आपने देख लेने, मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्सटर्नल के केस में ऑब्वियसली अगर आप कोई बंदा बाहर से हायर करते हैं तो सबसे पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होगी कि आपको एक प्रॉपर रिसर्चर या एक्सटर्नल कंसल्टेंट चाहिए। एक ये तलाश करना एक एक्टिविटी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब जाहिर सी बात है, जब वो आप बाहर से कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट लेके आएंगे तो वो आपसे फी भी चार्ज करेगा, फिर जितना टाइम वो स्पेंड करेगा उसके अगेंस्ट वो आपसे पर्क्स बेनिफिट्स भी लेगा। और बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैं पहले था, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो इंश्योरेंस भी देती थी कि अगर इस तरह कोई टेम्परेरी एम्प्लॉई आया है हमारे पास तो हम उसको इंश्योर भी करते थे, उसकी इंश्योरेंस भी हम करते थे। तो खैर इस तरह के मामला भी होते हैं। तो एक्सटर्नल के केस में आपको एक तो एक प्रॉपर कंसल्टेंट तलाश करना, फिर उसकी फी को बेयर करना, फिर जब एक्सटर्नल कंसल्टेंट आएगा तो वो सिस्टम को समझने में टाइम लेगा, यानी उसको फौरी तौर पे सिस्टम समझ तो नहीं आ जाएगा, उसको समझने के लिए आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, वो समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो ये सारे मामलात रहेंगे एक्सटर्नल कंसल्टेंट के साथ, जहां पे उसके फायदे भी बहुत हैं। फायदे ये हैं कि एक आप काबिल बंदा बाहर से लेके आएंगे, एक बड़ा प्रोफेशनल किस्म का रिसर्चर आपको मिल जाएगा, एक बड़ा जो कि टू द पॉइंट और काम करने वाला इंसान होगा, एक नया नॉलेज लेके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो इस तरह के बड़े फायदे भी होंगे। इसी तरह अगर हम इंटरनल कंसल्टेंट पे चले जाएं तो इंटरनल कंसल्टेंट का फायदा ये होगा कि वो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, उसको तमाम डिटेल्स का पहले से पता होगा, उसको प्लस और माइनसेस का पता होगा, उसको प्रॉब्लम को समझने में टाइम नहीं लगेगा, वो आपके सिस्टम को जानता होगा, कल्चर को जानता होगा, ट्रेडिशंस को जानता होगा, वो बड़ी जल्दी चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा। और ऑब्वियसली वो आपसे फी भी नहीं चार्ज करेगा क्योंकि वो तो आपका परमानेंट एम्प्लॉई है। और इंटरनल एम्प्लॉई, इंटरनल कंसल्टेंट के केस में आप ये भी आपको खतरा नहीं होगा कि कहीं आपकी इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो जाए, आपके जो जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं किसी दूसरी कंपनी के हाथ ना लग जाएं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आप बड़े उसमें मुतमिन रहेंगे। तो मैं फिर ये आपको बता दूं कि इंटरनल कंसल्टेंट हो या एक्सटर्नल कंसल्टेंट हो, मकसद क्या है उसका, आपके जो बिजनेस प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसका सलूशन फाइंड आउट करना। लेकिन दोनों केसेस के अंदर ये डिपेंड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो इन हाउस कैपेबिलिटी है उस पे कि आप इस काबिल हैं भी कि नहीं आप इंटरनल कंसल्टेंट से काम ले सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द एक्सटर्नल कंसल्टेंट। कोई और रीजन, कोई और वजह, कोई और मामला बनता ही नहीं कि आप एक्सटर्नली उसको ना करवाएं। तो बहुत सारे केसेस में पाकिस्तान के अंदर जब तो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई इतने बड़े लेवल के इश्यूज नहीं होते, जैसे सेल्स का प्रॉब्लम है या कोई टर्नओवर का प्रॉब्लम है या कोई आपने प्रोडक्ट लाइन इनहेंस करनी है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स मैंने अमूमी तौर पे देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स ही हैंडल कर लेते हैं। यानी मैनेजर्स की इन हाउस इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई भी होती है कि वो इस तरह की रिसर्चेस खुद कंडक्ट कर लेते हैं। लेकिन नो डाउट जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके रिस्क भी बड़े होते हैं, तो वो फिर इंटरनल के मामलात में नहीं जाती, वो अपने इंटरनेशनल जो कंसल्टेंट्स होते हैं उन्हीं की राय लेते हैं, उन्हीं की मदद लेते हैं, उन्हीं की हेल्प से चलते हैं। अब आप ये देखें कि आपको